गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे खेलों में नियोजन किस प्रकार किया जाता है, प्लानिंग इन स्पोर्ट्स। इसके बारे में पढ़ेंगे। प्लानिंग इन स्पोर्ट्स क्या होता है, इसमें क्या होता है भाई, खेलों में जो नियोजन होता है, जैसे कि हम नीचे देखेंगे इंट्रोडक्शन में, खेलों में योजना एक प्रमुख भाग है। सभी को पता है भी खेलों में जो योजना बनाता है वह एक सफल टूर्नामेंट बन जाती है और प्रतियोगिता अच्छी तरह से खेली जा सकती है। किसी भी प्रतियोगिता की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उसका प्रबंधन और योजना कैसे बनाई गई है, उसकी प्रबंधन कैसे की गई है और उसकी प्लानिंग कैसे की गई है। खिलाड़ी और एथलीट अपनी उन दक्षताओं को दिखाने का प्रयत्न करते हैं जिनका अभ्यास उन्होंने साल भर किया होता है, क्योंकि हर एक जो खिलाड़ी होता है वो अपनी मेहनत सालों साल करता है, जिससे वह अपनी योजना बना के, उसकी प्लानिंग बना के, उसके अपनी परफॉर्मेंस की बेटर से बेटर परफॉर्मेंस दिखा सकता है। और इसमें क्या बताया गया है अभी प्लानिंग के अनुसार, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सफल शारीरिक शिक्षा का कार्यक्रम सक्षम स्टाफ, अच्छे दिशा निर्देश, उचित नियंत्रण, अच्छी निरीक्षण, अच्छे समन्वय, अच्छे तालमेल गलतियों की संभावनाओं को कम करता है। अच्छा तालमेल होना, अच्छा निरीक्षण होना, दिशा निर्देश अच्छे होना और उचित नियंत्रण होना, यह सभी क्या होती है, हमारी प्लानिंग का एक हिस्सा होता है, जिसके द्वारा हम अपना परफॉर्मेंस बहुत अच्छा दिखा सकते हैं। तो आगे क्या अभी योजना का अर्थ और उद्देश्य है, मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग। योजना का क्या अर्थ होता है, जीवन में जो प्रत्येक क्षेत्र में योजना का बहुत महत्व होता है। योजना को भविष्य के लिए जाने वाले कार्यों की श्रृंखला की प्रक्रिया के रूप में समझा जाता है, क्योंकि जो भविष्य में जब हम किसी चीज़ की प्लानिंग या योजना बनाते हैं तो उसका इम्पोर्टेंट बहुत महत्वपूर्ण होता है, इम्पोर्टेंस बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो आगे क्या अभी इसमें एक जो फिलोसफर है फिजिकल एजुकेशन में, क्या कहते हैं वो, क्रिल एल हेडसन। इसमें क्या कहते हैं, योजना भविष्य में की जाने वाली क्रियाओं के लिए एक व्यवस्था होती है। योजना जो होती है भविष्य में की जाने वाली एक प्रक्रिया होती है, व्यवस्था भी होती है, जिसका उद्देश्य विशेष समय अवधि में विशेष लागतों द्वारा विशेष परिणामों के द्वारा प्राप्त होता है। तो भी इसमें आगे क्या आ गया, आगे आ गया फिर इसका जो इसमें हर योजना के जो उद्देश्य होते हैं उसमें हमें क्या क्या लाभ मिलता है। इसमें जब हम योजना बनाते हैं किसी भी गेम के लिए तो उसमें हमें क्या क्या बेनिफिट होते हैं, क्या क्या लाभ मिलता है, जिससे हम अपनी परफॉर्मेंस को और भी बेटर दिखा सकते हैं। अंतिम मिनट की परेशानियों के अनावश्यक दबाव से बचना। जब आप जब भी मैच देखते हो या कोई किसी टूर्नामेंट की कोई मैच चल रहा हो, उसमें आप देखते हो कि अंतिम समय ही निर्णायक का समय होता है, जिसमें खिलाड़ी दबाव में भी होता है और बहुत प्रेशर महसूस करता है। उसमें क्या होता है, अगर हमें पहले से योजना बना रखी है तो वह परेशानी, फिर वह दबाव हमें दूर हो जाता है, उससे बचा जा सकता है। अंतिम मिनट की परेशानी के अनावश्यक दबाव से बचना। एक टूर्नामेंट में बड़ी संख्या में ऐसे लोग शामिल होते हैं जिन्हें इसे सफल बनाने के लिए एक साथ काम करने की आवश्यकता होती है। दूसरा क्या है, हर गतिविधि की दक्षता बढ़ाना। इसमें क्या है, हम किसी भी प्रकार की जो हमारे खेल में काम आती है, जैसे ड्राइव करना, अच्छी तरह से एक्टिव रहना, यह हमारी दक्षता को क्या है, बढ़ाती है। खेलों में योजना प्रक्रिया सभी उपलब्ध संसाधनों का सर्वोत्तम संभव तरीके से उपयोग करने में सहायता करती है। तो भी इसमें आगे क्या है, सभी गतिविधियों पर अच्छा नियंत्रण। क्या होता है इसमें, योजना बनाने से टूर्नामेंट आयोजन के अंदर सभी गतिविधियों पर नियंत्रण होता है और अच्छा तालमेल निकल के सामने आता है। विभिन्न समितियों के बीच उचित समन्वय स्थापित करता है। जो समितियां बनाई जाती हैं उनके बीच में भी अच्छा समन्वय साबित होता है। प्रदर्शन में बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता है, रचनात्मक क्रिया बढ़ती है और गलतियों की संभावनाओं में कमी होती है। योजना बनाने से इम्पोर्टेंस क्या मिलती है हमें, गलतियों की संभावनाओं को कम करना या इससे बचना, और रचनात्मक क्रियाएँ जो होती हैं वो बढ़ जाती हैं। तो भी इसमें एक पार्ट और है, ये आगे चल के, इसमें अब आगे चल के एक पार्ट और है, ये आ गया विभिन्न कमेटियाँ। तो बच्चों इसमें विभिन्न कमेटियाँ क्या होती है, विभिन्न कमेटियाँ जो भी टूर्नामेंट होती है, टूर्नामेंट करवाने वाले होते हैं या टूर्नामेंट में जो हेल्प करते हैं, जो सहायता करते हैं, जो उनके दिशा निर्देशक होते हैं, जो चेयरमैन होते हैं, जो प्रेसिडेंट होते हैं, जो डायरेक्टर होते हैं, उन्हें ही समितियों की कमेटी में जिम्मेदारियां दी जाती हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है,
टूर्नामेंट में निर्देशक, अध्यक्ष और सभापति, कार्य समिति कमेटी, आयोजन समिति कमेटी। तो भी इसमें क्या है, क्या समझेंगे हम इसमें। तो सबसे पहला क्या है इसमें, प्रत्यापन। प्रत्यापन क्या होता है, जो खेल के अंदर जो गतिविधियाँ चलती रहती हैं, प्रत्यापन समिति का उसके ऊपर ध्यान रहता है भी कोई कहीं पर कोई दिक्कत तो नहीं। और वित्तीय, दूसरा क्या है, वित्तीय समिति। वित्तीय समिति का मतलब होता है जो वहाँ का बजट तैयार करता है खिलाड़ियों के लिए, क्या उनके लिए उपकरण जमा करवाने हैं, क्या कुछ करवाना है, ये वित्तीय समिति तय करता है। और प्रचार समिति, फिर तीसरा क्या है, प्रचार समिति। प्रचार समिति क्या करता है, हम थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि ये फिर ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए हम बता रहे हैं, थोड़ा थोड़ा करके आप समझने की कोशिश करना। प्रचार समिति होती है, प्रचार समिति जैसे टीवी पर लाइव टेलीकास्ट करना, उसका प्रचार प्रसार करना, उसको बढ़ावा देना, इस प्रकार की जो समिति का गठन होता है वो प्रचार समिति में आती है। भोजन आवासीय समिति, यह खिलाड़ियों को भोजन प्रोवाइड करवाती है। ट्रांसपोर्ट समिति, यह खिलाड़ियों को लेके जाना और छोड़ के जाना जो होता है ट्रांसपोर्ट समिति के अंदर आता है। स्वागती समिति, यह इसमें जो खिलाड़ियों का वेलकम करते हैं। समारोह और सजावट समिति, यह डेकोरेट करते हैं ग्राउंड को, जहाँ पर खिलाड़ी आते हैं वहाँ पर सभी सजावट बनाते हैं। इनाम और प्रमाण पत्र समिति, ये क्या होती है समिति, जो सर्टिफिकेट वगैरह देती है खिलाड़ी को, ये वो समिति होती है। खेल मैदान और उपकरण समिति, ये क्या करती हैं, खेल के मैदान पर उपकरण, जैसे भी किसी भी, जैसे कोई भी, जैसे क्रिकेट हो गया उसका, जिसमें उसमें बल्ला, बॉल, पैड या स्टंप, जैसे जितने भी उपकरण होते हैं जिस भी खेल के अंदर आते हैं वो है वहाँ पर उपलब्ध करवाते हैं। जलपान समिति, यह खिलाड़ियों को जलपान या जल सेवा प्राप्त करवाते हैं, मुहैया करवाते हैं। प्राथमिक उपचार, ये होते हैं फर्स्ट एड वाले। फर्स्ट एड, जहाँ कहीं भी किसी भी खिलाड़ी को अगर कोई चोट लग जाती है तो वो फर्स्ट एड देते हैं। घोषणा समिति, यह घोषणा समिति वो होती है जो जहाँ पर घोषणा समिति के अंदर यह घोषणा करते हैं कि भी यह गेम किस तारीख को कहाँ पर होगा और किस समय होगा। अधिकारियों के लिए समिति होती है और एंटीज व प्रोग्राम समिति होती है। ये एंटीज और जो एंटीज होती है वो क्या होती है, वो भी एक समिति होती है जो खिलाड़ियों का पूरी प्रॉपर तरह से ध्यान रखते हैं। ठीक है, उसके बाद अभी दिखाते हैं आपको, ये थोड़ा नीचे चला गया। उसके बाद आता है हमारा टूर्नामेंट। टूर्नामेंट क्या होता है, टूर्नामेंट वह होता है जो एक से अनेक टीम मिलकर जब खेलने आती है तो वह टूर्नामेंट का हिस्सा बन जाती है। तो टूर्नामेंट खेल कूद के क्षेत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। खिलाड़ी काफ़ी जोश और उत्साह के साथ टूर्नामेंट्स में भाग लेते हैं। टूर्नामेंट न केवल खिलाड़ियों के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि प्रशिक्षकों और शारीरिक शिक्षा के अध्यापकों के लिए भी समान रूप से महत्वपूर्ण होते हैं। टूर्नामेंट के महत्व के बारे में नीचे बताया गया है। ठीक है, तो इसमें बताया गया है टूर्नामेंट में। तो टूर्नामेंट के कार्य क्या होते हैं, ये टूर्नामेंट के कार्य, पहले ये कार्य देखेंगे टूर्नामेंट के। टूर्नामेंट के क्या क्या कार्य होते हैं, टूर्नामेंट की समय सारणी जिसमें तिथियां, स्थान, समय शामिल होता है और योजना बनाना, प्लानिंग करना। ठीक है, उपकरणों, खेल के मैदानों आदि की सुविधाओं का प्रबंध करना, टूर्नामेंट का बजट बनाना, उच्च अधिकारियों में से उसकी मंजूरी लेना, यह अन्य प्रकार के टूर्नामेंट के कार्य होते हैं, इनको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। टूर्नामेंट के दौरान क्या होता है, किसी भी टूर्नामेंट की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि क्या टूर्नामेंट समय अनुसार चल रहा है, टूर्नामेंट के दौरान किए जाने वाले कार्य। तो भी अब टूर्नामेंट के भाग आ गए हैं। अब टूर्नामेंट, नॉकआउट, लीग, रोबिन राउंड, युगम। अच्छा, टूर्नामेंट नॉकआउट क्या होती है, एक टूर्नामेंट निश्चित कार्यक्रम के अनुसार एक विशेष खेल खेलने वाली टीमों के बीच में प्रतियोगिता होती है जिसे एक टीम अंत में जीत जाती है, बाकी भाग लेने वाली टीमों के मैच हार जाते हैं। टूर्नामेंट जोनल, जिला, टूर्नामेंट देख लो भाई कौन कौन से उस पर होती है। टूर्नामेंट जोनल, जिला, राज्य, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित किए जाती है। टूर्नामेंट कहाँ कहाँ होती है, जोनल हो गया, जिला स्तरीय हो गया, जैसे मान लो हमारा ब्लॉक, फिर डिस्ट्रिक्ट, फिर स्टेट, फिर हमारा राष्ट्रीय
नेशनल। आईपीएल ओलंपिक खेल, फीफा विश्व कप, क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल, प्रो कबड्डी लीग आदि विभिन्न टूर्नामेंटों के लिए कुछ उदाहरण हैं। यह भाग लेने वाली टीमों की संख्या, मैदान और उपकरणों की उपलब्ध दिनों की संख्या, टूर्नामेंट बढ़ाने के लिए धन आदि जैसे विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है। ठीक है। और अब ये आ गए भाई, इसमें क्या है, टूर्नामेंट्स के भाग आ गए। टूर्नामेंट्स कितने प्रकार की होती है? मुख्य रूप से टूर्नामेंट 4 प्रकार होते हैं जो नीचे दिए गए हैं, जैसे नॉकआउट टूर्नामेंट, लीग, राउंड रोबिन टूर्नामेंट। लीग और राउंड रोबिन जो टूर्नामेंट्स होती हैं वो एक ही होती है, लीग बोल देते हैं इसको, और एक होती है कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट, और एक होती है चैलेंज टूर्नामेंट। तो हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? नॉकआउट टूर्नामेंट। नॉकआउट टूर्नामेंट का बच्चों को क्या मतलब होता है? नॉकआउट का मतलब ये होता है कोई भी टीम खेलने वाली अगर एक मैच हार जाती है, पहला अपना मैच हार जाती है, तो वह उस गेम से, उस खेल से, उस टूर्नामेंट से ही निष्कासित कर दी जाती है, उसको आगे खेलने का मौका नहीं दिया जाता। तो यह बहुत अच्छी प्रणाली भी है, इसमें बहुत कम खर्चा होता है, बहुत कम समय लगता है, लेकिन इसकी कुछ हानियाँ भी है, क्योंकि जो अच्छी टीम होती है वो किसी कारणवश हार जाती है और वो अपनी प्रतियोगिता नहीं दिखा पाती। इसमें बताया भी गया, जैसे टीमों का पहला राउंड क्या है, ए और बी। ए और बी के बीच मैच हुआ तो मान लो ए विनर हो गई इस यहाँ से, और दूसरे राउंड की सी डी टीम है, सी डी में से डी जीत गई, तो क्या ए और डी का फिर मैच होगा, ए और डी में से फिर ए विजेता हो गई। इस प्रकार से इसका फिक्सचर बनता है। तो सिंगल नॉकआउट टूर्नामेंट होती है भाई। सिंगल नॉकआउट टूर्नामेंट क्या होती है? इस प्रकार की खेल प्रतियोगिता में एक बार हार जाने वाली टीम बाहर कर दिया जाता है, उसे दूसरा मौका नहीं दिया जाता। मैच की संख्या जो इसका सूत्र होता है n-1, एक अच्छी टीम के हार जाने पर वह दोबारा नहीं खेल सकती। यह कम महंगी प्रतियोगिता होती है। अच्छा भाई, कंसोलेशन टूर्नामेंट क्या होती है? इस प्रकार की खेल प्रतियोगिता में हारी हुई टीमों को दोबारा खेलने का मौका दिया जाता है। इसमें थोड़ा डिफरेंट क्या हो गया, इस प्रकार की खेलों में जो प्रतियोगिता होती हैं उसमें क्या होता है, दोबारा खेलने का मौका दे दिया जाता है उस टीम को, ताकि वह दूसरे नंबर के लिए खेल सके। तो समझ गए ना, ताकि वह दूसरे नंबर, पहले नंबर के लिए नहीं, दूसरे नंबर के लिए खेल सके, जीत कर अपनी योग्यता सिद्ध कर सके। टूर्नामेंट का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है क्योंकि सिंगल नॉकआउट टूर्नामेंट में अगर एक अच्छी टीम हार जाए तो उसे अपनी योग्यता दिखाने का दूसरा अवसर मिल जाता है। तो आगे क्या है ये, फिर इसके ये क्या आ गया, कंसोलेशन टूर्नामेंट टाइप 1, टाइप 2। टाइप 1 में क्या होता है? इस प्रकार की खेल प्रतियोगिता में जो टीम अपने प्रथम मैच में हार जाती है वो आपस में कंसोलेशन टूर्नामेंट खेलती है। तो यह इसी प्रकार से किया गया। तो भी आगे क्या है, लीग या राउंड रोबिन टूर्नामेंट क्या होती है? लीग या राउंड टूर्नामेंट की क्या होती है? वो प्रत्येक टीम योग्यता के अनुसार उसको दर्जा मिलता है, और इसमें क्या होता है, लीग या राउंड रोबिन टूर्नामेंट में इसके एडवांटेज क्या होते हैं? इसमें वास्तविक सशक्त टीम का निर्णय होता है, क्योंकि एक ही टीम को अन्य सभी टीमों का सामना करना पड़ता है। जो राउंड रोबिन होती है, जो रोबिन राउंड होती है, वह टूर्नामेंट इस प्रकार की होती है, आप आईपीएल जरूर देखते होंगे। आईपीएल जो गेम होते हैं वो एक रोबिन राउंड के तहत होते हैं, क्योंकि हर एक टीम को उस टीम के साथ खेलना पड़ता है, हर एक टीम के साथ खेलना पड़ता है, या वो 9 टीम हो या वो 10 टीम हो, उन 10 टीम के साथ, जो 10 की 10 टीम हो उनके साथ उसका मैच किया जाता है। जैसे इसमें एक के साथ, एक नंबर की टीम है तो उसके साथ 2, एक के साथ 3, एक के साथ 4, एक के साथ 5, फिर ऐसे चलेगी, 2 के साथ 3, 2 के साथ 4, 2 के साथ 5, साइकिल नुमा सीढ़ी चलती रहेगी, और हर एक टीम को हर एक टीम को खेलने का मौका मिलता है, चाहे वो हार जाए या चाहे वो बाद में जीतती हो। अगर वह जीतती रहेगी तो उसके अंक बढ़ते रहेंगे, यह अंकों के अनुसार चलती रहेगी, उसको अंक दे दिए जाएंगे हर एक मैच के प्रति। अभी वो कितने मैच जीतते हैं तो बाद में इनका नतीजा क्या निकल के आता है, भी जिसके ज़्यादा पॉइंट होते हैं वह उसमें सेमीफाइनल और फाइनल खेल पाते हैं। तो भी इसके जो लाभ हैं वो, जैसे कि नॉकआउट खेल प्रतियोगिता में होता है, टीमों को राउंड के विजेता का पता लगाने के लिए प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती। ठीक है, प्रत्येक टीम को अपनी क्षमता का प्रदर्शन करने के लिए बराबर अवसर मिलते हैं, क्योंकि उन्हें अन्य सभी टीमों को खेलना होता है। तो इसके कुछ हानियाँ भी होती है। टूर्नामेंट समाप्त होने और विजेता का पता लगाने में क्या होता है, भी बहुत समय लग जाता है, बहुत लंबे समय तक चलती हैं। देखा होगा आपने भी, अभी आईपीएल और ये प्रो कबड्डी लीग जो शुरू हुई थी, अभी कुछ सालों से शुरू हुई है, वो कितने दिनों में इनके बहुत ज़्यादा दिनों में इनके नतीजे निकल के आते हैं। और जैसे नॉकआउट टूर्नामेंट होते हैं उनके तो
जल्द पता चल जाता है। भी एक बार मैच हारने के बाद उसको दोबारा मैच खेलने की अनुमति नहीं होती। तीसरी क्या है भाई, युग्म टूर्नामेंट होती है। युग्म टूर्नामेंट क्या होती है, 4 जोनल हो गए। जैसे मान लीजिए आपको मोटे तौर पे बताते हैं, जैसे 4 जोनल हो गए और उनकी जो विजेता टीम होती है, हर एक जोनल की जो विजेता टीम होती है वो आगे आती है। तो इसी प्रकार से 4 जोनल होगी, 4 टीम होगी, तो उनके बीच में ही मुकाबला होगा। इसे युग्म टूर्नामेंट कहते हैं। अच्छा, फिर क्या होती है नॉकआउट कम नॉकआउट टूर्नामेंट। यह भी थोड़ा डिफरेंट होती है लेकिन भाग उसी का होता है। इसी प्रकार के टूर्नामेंट टीमों को अलग अलग जोनल में बांट दिया जाता है। सबसे पहले हर जोन की टीमों को नॉकआउट टूर्नामेंट खेलती है। इस तरह एक टीम हर जोन की विजेता बनती है। ये टीमें आपस में नॉकआउट टूर्नामेंट खेलती है। जिस टीम की विजय होती है उसे ही विजेता का खिताब दिया जाता है। इसी प्रकार से यह करना है।